24/7 पे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है 68 बीपीएससी के पीटी का एग्जामिनेशन आज हुआ है। और आज जो भी प्रश्न आपने कितना सही करा कितना गलत करा है, तो टोटल प्रश्नों का यहां पर आपको आंसर की मिलाना है कि हमने कितना सही करा कितना गलत करा। जैसे कि आपको पता है इस बार जो एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंजेस हुआ है, नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है और ऑप्शन ई भी है, और प्रश्नों के जो पैटर्न है उसमें भी चेंज देखने को मिला है। थोड़ा प्रश्नों का लेवल को केवल क्या किया गया है, थोड़ा सा जो है ऊंचा किया गया है, लेकिन पैटर्न वही है जिस प्रकार से पूछा जाता था हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार जीके। जो इसका वेटेज रहता था कि यही अपना प्रभुत्व जमा के रखता था, ये चार पेपर यानी कि हिस्ट्री, साइंस, बिहार जीके और करंट अफेयर्स। तो हमने जो आपको साइंस कराया, जो हमने आपको इकोनॉमिक्स जो भी कराए हैं और जो भी पॉलिटी कराया है, उसी से प्रश्न देखने को मिले हैं। अगर आपने अच्छे से क्लास नोट्स बनाया था और आपने अगर अच्छे से क्लास को किया था तो आपसे प्रश्न नहीं छूटेंगे, अगर थोड़ा भी आपने डिस्कशन या थोड़ा एनालिसिस किया होगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं और आप अपने आंसर को मिलाएंगे कि आपने कितना सही कितना गलत करा। देखिए, ये जो पहला प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। देखिए, अबुल कलाम आजाद के द्वारा, तो यहां पर इसका सही जवाब होगा अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा अल हिलाल नामक पत्रिका को संपादित करा गया था। तो अगर आपने ऑप्शन बी करा है तो बिल्कुल सही करा है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल पत्रिका को संपादित किया गया था। ठीक है, अब देखिए 19वीं शताब्दी यानी कि 19th सेंचुरी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद करी थी। तो आपको पता होगा राष्ट्रवाद का जो एक पुनर्जागरण या फिर जो राष्ट्रवाद का एक कॉन्सेप्ट था 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के या हिस्ट्री का जो स्टडी है किस प्रकार से भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में मदद करी थी। तो याद रखिएगा कि इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन किया गया था। इस प्रकार से उसने मदद करा था। भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह किया गया था और ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह किया गया था। तो ये सब जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो अगर आपने ऑप्शन डी करा है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है। पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। असहयोग आंदोलन के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन, तो ये सब आपने पढ़ा होगा अगर अच्छे से हिस्ट्री। तो जिस प्रकार से हिस्ट्री का वेटेज होता था, करंट का वेटेज होता था, बिहार जीके का वेटेज होता था, सेम वही वेटेज है, बस प्रश्न के लेवल को थोड़ा सा चेंज करा गया है। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और हमारे द्वारा जो भी कम समय में करवाया गया था, साइंस हो चाहे पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो, सब कुछ से प्रश्न देखने को मिले हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से देखे गए हैं। आप इस बात को फील भी कर सकते हैं। ठीक है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन से कथन सही नहीं है। अगला, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया था, नहीं, यह भी सही नहीं है। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, बिल्कुल सही, असहयोग आंदोलन में ऐसा किया गया था। प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल, शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, तो यह सही है। लेकिन एक और दो जो है असहयोग आंदोलन को लेकर के गलत है। तो ऑप्शन सी अगर आपने करा है तो बिल्कुल सही, केवल एक और दो गलत है, बाकी सही है। ठीक है, अच्छा, एक सन्यासी जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक कॉपी लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को उससे छंद सुनाता था। जिस नेता का जिक्र किया गया है वो नेता कौन है। याद रखिएगा, बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र एक ऐसे सन्यासी थे जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक कॉपी लेकर आए थे और ग्रामीण श्रोताओं को उन्हीं से छंद सुनाने का वो काम करते थे, यानी कि बाबा रामचंद्र। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी। तो इसके बारे में तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के द्वारा ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में करी गई थी। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा करी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जून 1948। याद रखिएगा, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को
20 जून 1948 तक वापस लेने की घोषणा करी थी। तो अगर आपने ऑप्शन सी करा है जून 1948 तो बिल्कुल सही करा है। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने करी थी? तो याद रखिएगा स्वराज दल का स्थापना तो है मोतीलाल नेहरू, ठीक है, इन सब के बारे में है, लेकिन अगर बिहार में बात करें तो श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में, श्री कृष्ण सिंह की अगुवाई में स्वराज दल की स्थापना बिहार में हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर आपने श्री कृष्ण सिंह करा होगा तो बिल्कुल सही करा होगा, ठीक है। अगला देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? अब देखिए, बिहार में तो कोई समुद्र वगैरह है नहीं, पूरा स्थल लैंड लॉक्ड, ये क्या बोलते हैं, स्टेट है। तो यहां पर नमक वगैरह का तो उतना नहीं, लेकिन यहां पर चौकीदारी, याद रखिएगा, चौकीदारी करके विरोध का विकल्प चुना गया था नमक सत्याग्रह के दौरान। तो चौकीदारी यहां पर कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि यहां पर चौकीदारी करके विरोध का यहां पर बात आता है, ठीक है। चौकीदारी कर, तो यहां हाथी कर है, विकास कर है, मलबा कर है, तो ये सब गलत हो जाएगा। तो यहां ऑप्शन ई आप करेंगे। अगर आपने ऑप्शन ई करा होगा तो बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण सिंह के द्वारा गठित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो इसका सही जवाब होगा कि श्री कृष्ण सिंह के द्वारा बिहार में 1938 में एक नवनिर्वाचित सरकार गठित करी गई थी, लेकिन उन्होंने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के कारण, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ऑप्शन बी अगर आपने करा है तो बिल्कुल सही करा है। अगला सवाल, चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो आपको बता दें कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान एक अंग्रेज जो भी अधिकारी थे, इरविन ने, एक दूध देने वाला होता था बतक मियां, और बतक मियां को कहा गया था कि अगर तुम दूध दोगे गांधी जी को तो उनके दूध में जहर मिला देना। बतख मियां पर बहुत जोर डाला गया था, पैसे का लेकर के उस पर यातना, टॉर्चर, बहुत तरह के उसको प्रलोभन भी दिया गया था और उसको धमकाया भी गया था। उस समय तो दूध में उसने जहर मिला दिया, लेकिन गांधी जी को दूध देने के बाद उन्होंने बता भी दिया था कि आपके दूध में जहर मिलाया गया। तो इस प्रकार से चंपारण सत्याग्रह के दौरान हम कह सकते हैं कि बतख मियां ने गांधी जी की जान बचाई थी। इसके कारण बतख मियां के ऊपर बहुत जुल्म यातना भी अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई करी थी? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई स्वामी विद्यानंद ने करी थी। अगर आपने ऑप्शन ए करा है तो बिल्कुल सही करा है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई स्वामी विद्यानंद ने करी। अगला सवाल देखते हैं। पहली बार, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए? ठीक है, याद रखिएगा कि पहली बार कि क्या बोलते हैं, संघर्ष के तरीकों में स्वदेशी, यानी कि जो अपना करो स्वदेशी, जानते हैं ना आप लोग, स्वदेशी और बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन, आपको पता होगा 1905, ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन, 7 अगस्त 1905 के बाद पहली बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार अपनाए गए थे, ठीक है। अगला सवाल, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। तो अगर आपने ऑप्शन बी करा है तो बिल्कुल सही करा है, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन बी करा है तो बिल्कुल सही करा है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर, इन जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित जो राज्य थे, जो रियासतें थी, उसमें एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था और इस आंदोलन का नाम प्रजामंडल आंदोलन था। आप लोगों को पता होगा इस आंदोलन का नाम क्या है? प्रजामंडल आंदोलन। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कहा जा रहा है कि बताइए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। बिल्कुल सही बात है। चौरी चौरा कांड के बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद बात करें वर्ष 1921 में, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया ही गया है आसपास में। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा कि कोई ऐसा है जो गलत नहीं है, ठीक है। यहां से आप लोग याद रखिएगा।
अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? कहा जा रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बिल्कुल सही बात है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध टीपू सुल्तान और मराठों के बीच हुआ था। बिल्कुल गलत, पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ है दोस्त 5 नवंबर 1956 को विक्रमादित्य हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू और अकबर की सेना के बीच हुआ था। तो ये पानीपत का दूसरा युद्ध के बारे में गलत है, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ है, ये सही है। तो ऑप्शन बी होगा, ये गलत है। ठीक है, अगला सवाल, अगर आपने ऑप्शन बी करा है तो बिल्कुल सही है। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी, देखिए दिल्ली सल्तनत तो आपने बार बार पढ़ा होगा कि मुकद्दम या चौधरी जो होते थे वो गांव के सरपंच कहलाते थे। तो याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी को गांव का सरपंच कहा जाता था। तबकात ए अकबरी जो हो लिखा गया है वो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा, निजामुद्दीन अहमद। अगर आपने तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल का के द्वारा लिखा गया अकबरनामा, तो आपसे अगर ये पूछा जाता कि अब अकबरनामा किसने लिखा, तो अबुल फजल ने। लेकिन कहा जाता है कि कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से भी अधिक विश्वसनीय तबकात ए अकबरी को माना जाता है। यह किसने लिखा था, तो निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न, अगर आपने निजामुद्दीन अहमद करा है तो बिल्कुल सही है। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम, तो नागालपुरम का नाम सुनते ही आप टिक करेंगे कृष्णदेव राय। ठीक है, तो नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना करी थी किसने, कृष्णदेव राय ने। देखिए क्वेश्चन अगर यहां पर करना हो तो थोड़ा सा इजी लगता है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा, आप लोगों को क्वेश्चन के लेवल को देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि 69 के लिए आपको किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सारे सब्जेक्ट में। और आपने देखा कि पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, तो आपको इसी पैटर्न के साथ चलना होगा। हिस्ट्री है, साइंस है, करंट अफेयर्स और बिहार जीके, इसको बहुत तवज्जो देना होगा और बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। कैसे तैयारी करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होगी, ताकि हम इस नेगेटिव मार्किंग में अपना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले पाए, इसके लिए भी आपको वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया नागालपुरम कृष्णदेव राय। अगला सवाल देखते हैं। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना, जो पटना विमेंस कॉलेज है, इसकी स्थापना किस समाज के द्वारा की गई थी? तो 1940 में पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा करी गई थी। याद रखिएगा, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना करी गई है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इसकी बात आएगी तो आप क्या कहेंगे, बहुत जल्दी कहेंगे रेड क्लिफ साहब। ठीक है, तो 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर खींचा गया था, तो इसमें रेड क्लिफ का नाम आप आंख मुंद करके मार देंगे, रेड क्लिफ। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां आपने रेड क्लिफ करा होगा तो बिल्कुल सही है। बंगाल में महालवारी बंदोबस्त, तो अगर आप बंगाल में महालवारी बंदोबस्त की बात करें तो आपके दिमाग में आएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, तो बंगाल में महालवारी जो बंदोबस्त है उसका याद आपको रखना है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, अगर आपने लॉर्ड हेस्टिंग्स करा है बिल्कुल सही है। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था? तो याद रखिएगा, 1940 में विनोबा भावे के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो महाराष्ट्र के पवनार से। तो अगर आपने महाराष्ट्र का पवनार टिक करा है तो बिल्कुल सही करा है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के पवनार से विनोबा भावे ने पर्सनल जो उनका व्यक्तिगत सत्याग्रह है वहीं से उन्होंने आरंभ करा था। ठीक है, 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष जो भी थे, जैसे कि सप्रू थे, जयकर, चिंतामणि, ये सब आपस में अलग हो गए थे। और सप्रू, जयकर, चिंतामणि, इन लोगों ने मिलकर एक संस्था बनाई थी जिनका नाम था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ठीक है, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। तो अगर आपने 24 का सी करा है, यानी कि 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने जो महत्वपूर्ण रुख अपनाया था, उसके बाद उदारवादी लोग अलग हो गए थे, लिबरल लोग अलग हो गए थे, सप्रू, जयकर, चिंतामणि, इन लोगों ने मिलकर जो एक गठन किया था संस्था का, तो वो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, याद रखना है आपको। ठीक है, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। अगला देखिए, कहा जा रहा है कैबिनेट मिशन निम्न में से किसके लिए भारत भेजा गया था? कैबिनेट मिशन भारत आया था, आपको मैंने बताया भी था कि कैबिनेट मिशन जो आया था, जब इसको तो सिरे से नकार दिया गया था कि इसका क्या कारण है, इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस जो है वो आपको अलग अलग, जैसे पॉलिटी के क्या प्रश्न पूछे गए,
आपको हिस्ट्री के क्या प्रश्न पूछे गए, साइंस के क्या प्रश्न पूछे गए, करंट से क्या पूछे गए, तो उसको अलग अलग से हम यहां पर डिटेल में आपके लिए अलग सेक्शन वाइज भी लेकर आएंगे, तो वहां पर हम डिटेल में इसको करेंगे। तो इसका अगर ऑप्शन आपने दो करा है कि सत्ता के हस्तांतरण के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, पावर को एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो केवल दो हो जाएगा। ठीक है, केवल दो। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि इनमें से किसने हुमायूं को, हुमायूं और शेर खान के बारे में तो आपने सुना ही होगा, शेर शाह सूरी, हुमायूं, शेर शाह सूरी जो कि अफगान था, और इन्होंने लगभग मुगल वंश को समाप्त ही कर दिया था। ठीक है, लगभग मुगल वंश को समाप्त कर दिया, लेकिन सूरी वंश का समाप्त हुआ 15 साल के बाद, और हुमायूं फिर से यहां पर आकर मुगल वंश का स्थापना करता है। तो यहां पर हुमायूं के साथ कोई भी आएगा तो शेर खान आएगा। ठीक है, तो हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा, 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किनके द्वारा स्थापित करी गई, तो याद रखिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, धर्मपाल। ठीक है, याद रखेंगे धर्मपाल, अगर आपने धर्मपाल करा है तो बिल्कुल सही करा है। ठीक है, धर्मपाल करा है तो बिल्कुल सही करा है, याद रखेंगे। अब यहां पर देखिए, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो स्वतंत्र जब भारत होता है तो स्वतंत्र बिहार जब है, ठीक है, तो बिहार का पहला जो राज्यपाल है 1947 के बाद की अगर बात करें तो जयराम दास दौलत राम था, लेकिन यहां पर ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि बिहार का गठन जब 1 अप्रैल 1936 को हुआ है, और उस समय जो राज्यपाल बने हैं बिहार के, तो वो कौन थे, सर जेम्स डेविड शिप्टन, ये थे। तो याद रखिएगा, यही हमें टिक करना होगा। अगर आपने ऑप्शन ए करा है तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई भी टाइमलाइन की बात नहीं करी गई है। यहां पर ऑप्शन में दिया गया है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, और शिप्टन का नाम दिया गया, और शिप्टन जो थे 1 अप्रैल 1936 को पदभार ग्रहण करा था इन्होंने बिहार के प्रथम राज्यपाल के रूप में। लेकिन अगर 1947 के बारे में बात करें, बाद की बात करें, तो जयराम दास जो दौलत राम थे वो थे। ठीक है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा इनके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, याद रखेंगे महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के जो लेखक हैं वो कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल देखते हैं, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, तो देखिए बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पटना में, पटना के पटना सिटी में, पटना सिटी में है बिहार का सबसे पुराना चर्च जो है, कहां पर, पटना के पटना सिटी में पादरी की हवेली नाम से जाना जाता है। तो यहां से ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन सी करा है तो बिल्कुल सही है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पटना में चर्च है, पादरी की हवेली। एक अभिनेता है कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचिया नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है। इनका जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था, तो याद रखिएगा 13 अक्टूबर 1911, 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर में दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिनको कि मंचिया नाम यानी कि उनको स्टेज पर अशोक कुमार से जाना जाता था, उनका जन्म बिहार के भागलपुर में 13 अक्टूबर 1911 को हुआ था। याद रखिएगा, तो बिहार के भागलपुर अगर आपने करा है तो बिल्कुल सही है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र, याद रखिएगा कि गंगा बिहार के बीचों बीच, ठीक है, बिहार को दो भाग में बांटती है, और गंगा बिहार के दक्षिण भाग में प्राचीन काल को क्या कहा जाता था, तो मगध का क्षेत्र होता था यार। ठीक है, मगध का, तो ये तक्षशिला, चोल, अनर्थ, ये सब तो कुछ नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मगध था ये क्षेत्र जो है बिहार का, गंगा के दक्षिण वाले भाग में इसे मगध कहा जाता था, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 12,000 वर्ष पूर्व, लगभग 6,000 वर्ष पूर्व, लगभग 9,000 वर्ष पूर्व, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या आपने आंसर करा है, तो याद रखिएगा कि बिहार में, सॉरी, भारतीय उपमहाद्वीप में जो लोहे का उपयोग हुआ लगभग 3,000 साल पहले हुआ है। ठीक है, तो क्या कोई ऑप्शन आप देख रहे हैं, नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, लगभग 3,000 साल पहले, लगभग 3,000 वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ओ कोई नहीं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसके द्वारा करी गई थी, तो सुदर्शन झील का जो रिपेयर है, जो मरम्मत है, वो रुद्र दमन के द्वारा करा गया था।
ठीक है, रुद्र दमन के द्वारा। तो अगर आपने रुद्र दमन करा है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और आप लोगों को यह भी बताना है कि कितना आपने सही करा है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है या फिर आप लोग हमसे थोड़ा भी पढ़े हैं कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो ये जरूर बताइएगा कि यहां पर जो है आपने कितना सही करा, कितना गलत करा, किस प्रकार से आगे की रणनीति बनाई जाएगी, हर कुछ पर बात करेंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है आपको यहां से हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चलिए। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर। देखिए, देवगढ़ मंदिर, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, और इलाहाबाद के पास जो गढ़वा मंदिर है, बनी मूर्तियां किस कला का? तो देवगढ़ का जो मंदिर है, ठीक है, ये गुप्त कला का महत्वपूर्ण अवशेष है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, कहा जा रहा है कि इस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में, अब यहां तक हमने क्या देखा कि ये हिस्ट्री का पार्ट, देखिए हिस्ट्री से लगभग 35 प्रश्न, लगभग क्या, टोटल 35 प्रश्न हिस्ट्री से पूछा गया। देख सकते हैं आप, जो एक पैटर्न था उसी पैटर्न को फॉलो किया गया है। तो हिस्ट्री से 35 प्रश्न, और बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप आंसर अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, यहां पर करंट अफेयर शुरू हो जाता है। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय मंत्रालय जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, इसके द्वारा 2022 में युवा 2.0 की का शुभारंभ किया गया था शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय। तो अगर आपने ऑप्शन बी करा है तो बिल्कुल सही है। गृह मंत्रालय ने यानी कि होम मिनिस्ट्री ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण, ठीक है, कार्य को पूरा किया है? तो याद रखिएगा 576, इसका ऑप्शन हो जाएगा 576। किस कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं, तो देश की 576 भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है। तो 576 अगर आपने करा है, 576 करा है, तो बिल्कुल सही करा है। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि निम्न में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है? तो किस समिति के द्वारा 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है किरीट पारिक समिति के द्वारा। याद रखिएगा, किरीट पारिक समिति। अगर आपने किरीट पारिक समिति करा है तो बिल्कुल सही करा है। आगे देखिए, किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 स्टार कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? अब आपको पता है कि इसमें इंदौर होता तो इंदौर आता ही आता। इंदौर के बाद सूरत और नवी मुंबई का स्थान है, तो सूरत और नवी मुंबई तो आएगा, लेकिन ये भोपाल को नहीं किया गया है। तो अगर आपने ऑप्शन बी करा है तो बिल्कुल सही करा है। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन बी करा है तो बिल्कुल सही करा है। अगला सवाल देखते हैं। प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? बताइए, प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर पहला, तो आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला देखिए, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि एफएसएसएआई, ठीक है, एफएसएसएआई, ठीक है, फूड सिक्योरिटी जो है स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित करा गया है? तो याद रखिएगा, हिमालयी याक को नवंबर 2022 में एफएसएसआई के द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित करा गया है। तो अगर आपने ऑप्शन ए करा है तो बिल्कुल सही करा है। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा श्रीनगर में आयोजित करा गया था। याद रखिएगा, श्रीनगर। तो अगर आपने ऑप्शन ए करा है तो बिल्कुल सही करा है। आप लोग अपना आंसर भी मिलाते चलेंगे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति ने निम्न में से किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आईआईटी गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया गया। तो अगर आपने आईआईटी गुवाहाटी करा है तो बिल्कुल सही करा है। ठीक है, अगला सवाल, 8 अक्टूबर 2022 को हर साल मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर 2022 को 90th भारतीय वायुसेना दिवस यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो यह चंडीगढ़ में किया गया था। ठीक है, चंडीगढ़ में किया गया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
भारत सरकार के पोषण अभियान, तो आपको पता ही होगा कि जो न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में जो मनाया जाता है, वो सितंबर को मनाया जाता है, 1 से 7 सितंबर तक हर साल। ठीक है, तो भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या फिर नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आपने सितंबर करा है तो बिल्कुल सही है। चीन के तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो चीन के तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन से 3 क्या गया है, लॉन्च किया गया है मॉड्यूल, उसमें से अंतिम जो मॉड्यूल है उसका नाम मेंगटियन है। याद रखिएगा क्या नाम है? मेंगटियन। ठीक है, मेंगटियन। तो अगर आपने ऑप्शन सी करा है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? याद रखिएगा, तो ये आपका मौना लोआ। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो इसके बारे में आपको जानकारी होगी। मौना लोआ ज्वालामुखी विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था। ठीक है, कहा जा रहा है इनमें से हाल ही में इनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो आपको बता दें कि श्रीलंकाई मूल के, श्रीलंकाई ओरिजिन के एक लेखक हैं जिनका नाम है सेहान करुणा तिलक। ठीक है, सेहान करुणा तिलक को 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा सेहान करुणा तिलक। और अगर आपने ऑप्शन सी करा है तो बिल्कुल सही करा है मेरे दोस्त। अब अगले अगले सवाल पर चलते हैं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की जो थीम थी वो था स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? अंतरिक्ष और निरंतरता। अंतरिक्ष और निरंतरता। तो ऑप्शन सी करा है, बिल्कुल सही करा है। अगले सवाल पर चलते हैं। कहा जा रहा है कि इस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन सफलता का दावा किया था। तो याद रखिएगा, यह है आपका लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी, एक अमेरिकन लेबोरेटरी है जिसने कि दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक न्यूक्लियर फ्यूजन की सफलता का दावा किया। लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। अगर आपने सही करा है, ऑप्शन ए करा है, तो सही करा। अगला देखिए, कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्न में से कौन सा है? याद रखिएगा, परमा क्राइसिस। ठीक है, कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 को परमा क्राइसिस याद रखेंगे आप। ठीक है, किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर कॉप 27 के दौरान अंतरराष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? तो याद रखिएगा, सेनेगल के साथ मिलकर कॉप 27 के दौरान स्पेन, सेनेगल और स्पेन ने एक साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया। तो अगर आपने ऑप्शन सी करा है यानी कि स्पेन करा है तो बिल्कुल सही करा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने अपने कोई उत्पाद के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन करा है? तो आपको बता दें कि जापान के दूतावास ने अपना इनका एक जो कहा जाता है अल्कोहलिक पदार्थ या मादक पदार्थ है, मादक पेय है। ठीक है, तो उनको जीआई टैग के लिए यहां पर आवेदन करा गया है और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया है। एक कोई मादक पेय है जिनका नाम कुछ निहोन्सु करके है। ठीक है, निहोन्सु करके है, उसके लिए जीआई टैग का इन्होंने एप्लीकेशन भरा है। तो ये जापान हो जाएगा। अगर आपने जापान करा है बिल्कुल सही है। अच्छा, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्या करा गया है? EQUULEUS अंतरिक्ष यान आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। तो देखिए, भाप से चलने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान जो है यही आपका इक्विलिब्रियम लुनार अर्थ पॉइंट 6U। याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम लुनार अर्थ पॉइंट 6U। ये जो आपका इसका शॉर्ट फॉर्म है EQUULEUS, ये विश्व का पहला है भाप से चलने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान है जो कि जाक्सा यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा इसको तैयार किया गया। लेकिन इसको जो सफलतापूर्वक इसको जो प्रेक्षण किया गया है या फिर छोड़ा गया है किसके द्वारा? तो नासा के द्वारा। तो यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा, जाक्सा का है लेकिन नासा ने इसे प्रक्षेपित किया है। याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए अगर आपने करा है तो सही करा है। अगला देखिए,
अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमैनॉइड, याद रखिएगा टेस्ला ने एक ह्यूमैनॉइड रोबोट यहां पर लॉन्च करा है। ठीक है, टेस्ला ने एक ह्यूमैनॉइड रोबोट लॉन्च करा है और इसका नाम है ऑप्टिमस। याद रखिएगा अक्टूबर 2022 में टेस्ला ह्यूमैनॉइड रोबोट का क्या नाम है, तो याद रखिएगा ऑप्टिमस। अगर आपने ऑप्टिमस करा है बिल्कुल सही करा है मेरे दोस्त। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, देखिए अभी तक हम लोग करंट अफेयर्स में ही हैं। हम लोगों ने 35 तक क्या देखा, हिस्ट्री देखा कि हिस्ट्री के प्रश्न लगभग 35 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, और वेटेज अच्छा खासा है। उसके बाद हम लोग 36 से अभी तक करंट अफेयर्स में ही चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वेटेज वही है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा रिग्रेसली पढ़ाई करना है, थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक सही डायरेक्शन में, एक सही प्रॉपर डायरेक्शन में अगर तैयारी करेंगे तो आपको बहुत कुछ नहीं करना है, बहुत फी पे नहीं करना है, घर बैठे आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपको डायरेक्शन मिल जाए, सही दिशा मिल जाए, यकीन मानिएगा आप लोग अपने सेल्फ स्टडी से ही सफल होते हैं, किसी भी कोचिंग वगैरह से आप सफल नहीं होंगे। कोचिंग मात्र एक निमित्त मात्र होता है कि आपको उस डायरेक्शन में लेकर जा पाए, कि अगर आप एक प्रॉपर डायरेक्शन, तो केवल आपको प्रॉपर डायरेक्शन देने का काम करती है। आप लोगों को अगर 69th या फिर आप लोगों का जो भी 68th अच्छा गया है, या फिर जो भी आप कर सकते हैं, मेंस की तैयारी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हमें 69th के लिए जाना चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन का पैटर्न देख सकते हैं और किस तरह से तैयारी करनी होगी ये भी हम आपको बताएंगे, एक अच्छे से वीडियो के साथ आपको बताने वाले हैं। ठीक है, पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है, तो आपको बता दें कि बिहार का पहला तैरता हुआ जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, ठीक है, सोलर एनर्जी प्लांट है, ठीक है, तो वो दरभंगा में बनाया गया, और दरभंगा के कदीराबाद, याद रखिएगा यहां दिया गया दरभंगा, जमालपुर, दरभंगा, दिलवरपुर, तो दरभंगा के कदीराबाद वाले इलाके में इसको लगाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो 2019-20 के जो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार शिवहर का, याद रखिएगा बिहार के शिवहर जिले जो कि सबसे छोटा जिला है बिहार का, वहां का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो अगर आपने शिवहर करा है बिल्कुल सही करा है। अगला सवाल देख लेते हैं कि वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा, तो देखिए बिहार राज्य का स्कोर मात्र 100 में से मात्र 52 स्कोर रहा है बिहार राज्य का। ठीक है, 2020-21 के लिए नीति आयोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड है, यानी कि एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर मात्र 100 में से 52 है। अगर आपने इतना करा है तो बिल्कुल सही है। अगले सवाल पर चलते हैं। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में किस खेल के शामिल किया गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया है। तो अगर आपने ट्रैक साइकिलिंग करा है बिल्कुल सही करा है। अगला सवाल, निम्न में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जीआई टैग से सम्मानित किया गया, तो ये बिहार को लेकर पूछा जा रहा है, बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। तो बिहार का जर्दालू आम, बिहार का धान का जो भागलपुर का कतरनी धान है, या फिर जो मुजफ्फरपुर का शाही लीची, इन सबको तो जीआई टैग मिला ही है, लेकिन अगस्त 2020-22 में मिथिला का मखाना को भी जीआई टैग मिल ही गया। ठीक है, मिथिला के मखाना को जीआई टैग मिल गया, तो ऑप्शन सी है मिथिला मखाना। ठीक है, अब देखिए वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है किसे, तो याद रखिएगा बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर परिसर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया। अगर आपने ऑप्शन बी करा है बिल्कुल सही करा है। अगला सवाल, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान के द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार ने 36 राज्यों में, टोटल 36 राज्य यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज केंद्र शासित प्रदेश टोटल मिलाकर के बिहार का स्थान कितना है, सुनेंगे, बिहार का स्थान 36 में से 35वां है। ठीक है, तो टॉप किया है इन्होंने, पीछे से टॉप किया है। यहां पर 15 सालों से आपको पता है सुशासन बाबू की सरकार है, और किस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि 36 में से 35वां स्थान इन्होंने बिहार को दिया है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था, तो याद रखिएगा बोध गया में। ठीक है, याद रखिएगा बोध गया में, राजगीर में किया गया। राजगीर के बाद 28 नवंबर 2022 को गया और बोध गया में जो है गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन 28 नवंबर 2022 को बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। ठीक है, निम्न में से
किस एसोसिएशन या फिर बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए, मेल और फीमेल प्लेयर्स के लिए समान वेतन यानी कि इक्वल सैलरी की घोषणा करी गई? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, बीसीसीआई के द्वारा, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये किया गया है बीसीसीआई के द्वारा, ये घोषणा करी गई कि पुरुष और महिला खिलाड़ी दोनों को समान वेतन दिया जाएगा, याद रखिएगा। पिछले 10 वर्षों में राज्य यानी कि बिहार राज्य का शहरीकरण, ठीक है, अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा है, बिल्कुल सही बात है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो अर्बनाइजेशन का स्तर था वो 11.3% था, जो कि अभी वर्तमान में बढ़कर 15.3% हो गया है। याद रखिएगा, 10 वर्षों में राज्य का जो अर्बनाइजेशन है, जो बिहार राज्य का अर्बनाइजेशन है, बहुत तेजी से बढ़ा है। पहले 11.3 था, अभी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पर 15.3% हो गया है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है? अभी तक हम लोगों ने करंट अफेयर्स के प्रश्न देखे, तो आप देख सकते हैं कि 30 प्रश्न करंट अफेयर्स के जो पूछे जाते थे 30 पूछ ही दिया गया है, 35 हिस्ट्री से पूछा गया, अभी तक ये है। अब देखिए यहां से कहा जा रहा है कि अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? आपको बता दें कि सिंधु नदी अफगानिस्तान में इन ही नहीं करती, भारत पहले आता है तिब्बत से, तिब्बत से भारत और भारत से पाकिस्तान में, अफगानिस्तान से इसका कोई वास्ता ही नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ई, ठीक है, अफगानिस्तान से इसका कोई वास्ता नहीं है। कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो आपको पता होगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक नेशनल पार्क, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का भी स्थापना करा गया था, ये भी बात आपको पता होगा। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1 अप्रैल 1973 को इसकी स्थापना करी गई थी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर। क्षोभ मंडल, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, बिल्कुल गलत। क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर वायुमंडल की सबसे निचली परत है मेरे दोस्त, ठीक है, सबसे निचली, सबसे लोअर मोस्ट। इसका इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। क्या क्षोभ मंडल में हाइट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है या फिर घटता है? ये बढ़ता नहीं बल्कि घटता है। आपको बता दें कि क्षोभ मंडल और आपके मध्य मंडल में, ठीक है, क्षोभ मंडल और मध्य मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर और मीजोस्फेयर में हाइट बढ़ने के साथ तापमान घटता है। और आपको बता दें कि समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर और जो एक्सोस्फेयर है बाह्य मंडल में हाइट बढ़ने से तापमान बढ़ता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा, तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता नहीं बल्कि घटता है। और अगर देखा जाए कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कहीं 14 देखेंगे, कहीं 15 देखेंगे, कहीं 13 देखेंगे, तो इसे हम सही कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। पेंजिया, आपको पता होगा, जब आपने ज्योग्राफी देखा होगा, तो जब विश्व में सारे जितने अभी आपको दिख रहे हैं अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग महाद्वीप, देश, समुद्र, महासागर, ये सब जो दिख रहे हैं, बीच बीच में पानी घुस गया और जो एक पूरा बड़ा सा क्षेत्र था पेंजिया, तो पेंजिया का ऊपर वाला पार्ट जो टूटा, तो ऊपर वाले पार्ट को कहा गया लोरेसिया और नीचे वाले पार्ट को कहा गया गोंडवाना लैंड। तो ये कहा जा रहा है कि दक्षिणी महाद्वीप को जो नीचे जब पेंजिया टूटा तो इसके दक्षिणी साउथ वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड कहा गया है, तो इसका सही जवाब गोंडवाना लैंड होगा। अगर आपने गोंडवाना लैंड किया है तो बिल्कुल सही है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप, आपको बता दें ये अगर आपका ये ग्लोब है तो ये नॉर्थ पोल के एरिया को आर्कटिक एरिया कहा जाता है और जो साउथ पोल में आपका अंटार्कटिका है तो कहा जाता है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो नॉर्थ और साउथ पोल के निकट, कोई इसमें दिक्कत नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगले सवाल पर चलते हैं। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है? आपको बता दें कि भारत के साथ म्यांमार के 4 राज्यों की, म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश, ऊपर से आएंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो 4 राज्य हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन ए करा है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कौन सा समुद्री जैव विविधता, कहा जा रहा है कि जो जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी की दृष्टिकोण से, समुद्री बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र, जिसमें कि ज्वार नदमुख है, समुद्र तट है, पर्यावरण के जंगल है, समुद्री घास है, कोरल रीफ्स हैं, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल, मैग्रोव, सब कुछ है, इसके साथ 21 द्वीप शामिल है। तो ये कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो आपको बता दें मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता, समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। तो अगर आपने ऑप्शन ए करा है बिल्कुल सही करा है। कोपेन साहब, अब आपको ज्योग्राफी जब कराया जाएगा आपने पढ़ा भी होगा कि कोपेन साहब ने उत्तर प्रदेश और बिहार के जलवायु प्रदेश जो आते हैं वो CWG टाइप में आते हैं। तो आपने अगर ऑप्शन ए करा है बिल्कुल सही करा है। हम यहां पर ज्योग्राफी का अलग सेक्शनल आपको डिटेल में एनालिसिस देंगे,
हिस्ट्री का अलग से देंगे, पॉलिटी का अलग से देंगे, साइंस का अलग से देंगे, ठीक है? तो ये सब अलग से देंगे, तब डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी आप अपना आंसर मिला लीजिए, ठीक है? और उसके बाद और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है? और हम और भी कुछ अच्छे से जो है कंटेंट के साथ प्रेजेंट करेंगे आपको। भारत का जो क्षेत्रीय सीमा है, वो भारत के तट से कितने समुद्री मील? तो आपको बता दें 12 समुद्री मील, ठीक है? 12 समुद्री मील यानी कि 21.9 किलोमीटर। तो अगर आपने ऑप्शन बी करा है, तो बिल्कुल सही करा है। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से 12 समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है। 12 समुद्री मील, एक 21.9 किलोमीटर। भारत में निम्न में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? तो आपको बता दें दामोदर नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है, वो कोयले के भंडार से समृद्ध है। झारखंड में दामोदर नदी घाटी। अब देखिए, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कहा जा रहा है चीनी उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही है? अब देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि चीनी उद्योग में यह वजन कम करने वाला उद्योग है। बिल्कुल सही। चीनी उद्योग, चीनी शुगर के लिए हमें गन्ना ये सबसे शुगर निकालते हैं, तो इससे वजन कम होता है। वजन कम करने वाला जो उद्योग है, चीनी उद्योग को कहा जाता है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। बिल्कुल सही बात है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र जो है देश का दूसरा सबसे ज्यादा चीनी उत्पाद करने वाला, चीनी की उत्पादकता करने वाला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। याद रखिएगा, इस साल 148 लाख टन चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र में हुआ है। तो ऑप्शन बी भी सही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश चीनी का अभी पहला सबसे बड़ा उत्पादक है और महाराष्ट्र दूसरा है, तो ये गलत है। तो यहां पर जो है सही जवाब हम क्या देंगे? ऑप्शन डी कि उपयुक्त में से एक से अधिक जो कथन है वो सही है, ठीक है। अगला सवाल। ग्रीष्म यानी कि जो समर का सीजन होता है, उसके अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, ठीक है। मानसून वर्षा जो होती है केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होगा आम्र वर्षा के बारे में, मैंगो शावर्स के बारे में। तो अगर आपने मैंगो शावर्स किया है तो बिल्कुल सही किया है। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? जो पृथ्वी का वातावरण है, जो यहाँ से सनलाइट जो आती है, ठीक है। तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन है, उसके द्वारा वातावरण सबसे ज्यादा गर्म होता है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा डिटेल में, ठीक है। तो अगर आपने ऑप्शन सी करा है, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा सबसे ज्यादा वातावरण गर्म होता है, ठीक है। अभी तक हम ज्योग्राफी देख रहे हैं। भारत के निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? तो अगर बिहार देखें, ठीक है, बिहार, तो बिहार के इस साइड से क्या है? वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है। इधर से अगर बात करें, ऊपर आपका नेपाल है, ठीक है, ऊपर आपका नेपाल है, नीचे आपका झारखंड है, इधर आपका यूपी है। तो यूपी से 8 जिले मिल अपनी सीमा बनाते हैं, झारखंड से भी 8 जिले और वेस्ट बंगाल से 3। आपको पता होगा। तो यहां कहता है किस राज्य की सीमा से अधिकतम जिलों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश से भी 8 जिले, झारखंड से 8 जिले, पश्चिम बंगाल से 3। तो आप किसको कहेंगे? तो कहेंगे आप ऑप्शन डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में से भागलपुर से मिर्जा चौकी रेल मार्ग बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन? तो आपको बता दें कि भागलपुर से मिर्जा चौकी जो रेल मार्ग है, उसमें बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन आपका कौन है? अम्मापाली। याद रखिएगा, अम्मापाली एक रेलवे स्टेशन है, ये आपका बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन होगा। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहा जा रहा है खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्न कथनों, रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। देखिए, पायराइट आयरन का एक अयस्क है, ठीक है, और आयरन पायराइट का सर्वाधिक भंडार रोहतास में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। चूना पत्थर कैमूर में, रोहतास जिलों में पाया जाता है, ये भी सही है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो यहां से क्या हो जाएगा? 1 2 3, यानी कि उपयुक्त में एक से अधिक, ठीक है। मोर देन वन अबव, ठीक है। अगला सवाल। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्न में से किन नदियों के संगम से बनती है? अब आपको बता दें कि फल्गु नदी, ठीक है, फल्गु नदी जो है ये झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग वाले पठार से ये निकलती है, ठीक है, और ये बिहार में प्रवेश कर जाती है। और बिहार में जो प्रवेश करती है फल्गु नदी, तो ये जो मेन स्ट्रीम है फल्गु नदी का, ये निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। और निरंजना नदी से बोध गया में एक नदी आकर मिलती है, जिसको मोहाना नदी कहते हैं, ठीक है, मोहाना नदी। और इसके बाद ये क्या होता है? बोध गया में बहने लगता है फल्गु नदी के नाम से। तो मोहाना नदी और निरंजना नदी मिलकर आपस में क्या बनाती है? फल्गु नदी। तो यहाँ पर मोहाना लीलाजन नदी है, मोहाना सोन नदी है, लीलाजन सोन नदी है। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि
क्योंकि अब आप इसके बारे में बताइएगा कि ये ऑप्शन ई होगा या नहीं, ठीक है? क्योंकि देखिए फल्गु नदी तो यहाँ से निकलता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर यानी कि जो आपका नॉर्थ छोटा नागपुर का पठार है हजारीबाग वाले क्षेत्र से निकलता है और उसके बाद ये जो मेन स्ट्रीम की बात करें तो ये गंगा नदी के टाल क्षेत्र में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, निरंजना नदी में बोध गया में मोहाना नदी मिलती है और उसके बाद ये फल्गु नदी के नाम से बहती है। ठीक है, तो ऑप्शन ई होना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल पर अगर आपने ऑप्शन ई करा है तो सही करा होगा। ठीक है, सही है ये। बिहार में निम्न में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना करी गई? तो बिहार का दार्जिलिंग किसको कहा जाता है? आपको बता दें कि बिहार का दार्जिलिंग किशनगंज को कहा जाता है और पहली बार चाय की खेती किशनगंज में शुरू हुई। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं क्योंकि बिहार का दार्जिलिंग कहा जाता है किशनगंज को और किशनगंज में चाय की खेती पहली बार शुरू की गई है। ठीक है, अब यहां से देखते हैं बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर यानी कि 2001 से 2011 के बीच में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो डिकेड जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसका सही आरोही का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपको पता होगा कि दशकीय वृद्धि दर के मामले में सबसे ज्यादा मधेपुरा में वृद्धि हुआ है। मधेपुरा में अगर देखा जाए तो मधेपुरा में 31.12% के साथ इसका वृद्धि दर नोट किया गया है। उसके बाद जो है किसका है? किशनगंज का है 30.40% के वृद्धि दर के साथ इसको नोट किया गया है। तो सबसे ज्यादा मधेपुरा, उसके बाद किशनगंज और तब जाकर कहीं पर सिवान वगैरह का नंबर आता होगा। तो यहां पर देखिए सबसे कम सिवान, उसके बाद किशनगंज और उसके बाद मधेपुरा। तो ये बढ़ते क्रम में ये क्रम है कि सिवान में सबसे कम, उसके बाद किशनगंज में 10 की वृद्धि दर और सबसे ज्यादा मधेपुरा में। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम का मतलब हिंदी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, आरोही क्रम का मतलब अगर असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, तो सिवान, किशनगंज और मधेपुरा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सिवान का तो बहुत कम होगा, लगभग 20-22 के आसपास 10 की वृद्धि दर है। किशनगंज का हमने देखा लगभग 30% के आसपास और मधेपुरा का सबसे ज्यादा 31% के आसपास 10 की वृद्धि दर था। तो बढ़ते हुए क्रम में ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो कृषि आधारित यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री में जो अनाज आधारित उद्योग है, हमने देखा है कि मक्के का, बिहार में मक्का जो है पूरे देश का 10% मक्का का उत्पादन बिहार में होता है। तो हम कह सकते हैं कि कृषि आधारित उद्योग में अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है बिहार में। अगला सवाल देखते हैं। अब यहां से अभी तक हमने क्या देखा? बिहार का देखा, ज्योग्राफी देखा, ठीक है, बिहार ज्योग्राफी देखा, जो भी है। अब यहां से साइंस स्टार्ट होता है। हमने आपको साइंस करवाया है, अगर आपने अच्छे से, बहुत कम समय में बहुत कुछ हमने करवाया, टाइम कम था इसीलिए बहुत कम कुछ हो पाया है। ठीक है, लेकिन अब अच्छे से टाइम भी है, सब कुछ होगा। ठीक है, कहा जा रहा है पदार्थ के रूप में, पदार्थ का कोई एक रूप है यानी कि मैटर का कोई एक रूप। मैटर के तीन प्रकार, सॉलिड, लिक्विड और आपका गैस होता है। उसके बाद भी है प्लाज्मा, उसके बाद बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो ये सब आपको पता होगा। तो पदार्थ के रूप में निश्चित आकार कोई एक है, निश्चित आकार तो उसका नहीं होता है लेकिन निश्चित वॉल्यूम होता है। तो आपको तो ये पता है कि आकार निश्चित नहीं हो लेकिन वॉल्यूम हो तो वह लिक्विड होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लिक्विड होगा यानी कि द्रव होगा। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण तो मिट्टी का तेल, यहां हमको द्रव दिख रहा है तो इसी को हम कह देंगे कि ऑप्शन बी हो जाएगा, मिट्टी का तेल। ठीक है, अच्छा, कुछ धातु ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाता है। कहा जा रहा है कि कुछ धातु ऑक्साइड है यानी कि कुछ मेटल ऑक्साइड है जो कि अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है और क्षार के साथ भी, एसिड के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है और बेस के साथ भी, और उसके बाद क्या बनाता है? नमक यानी कि NaCl और वाटर बनाता है। ठीक है, और इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण जो है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड भी हो सकता है, जिंक ऑक्साइड भी होता है। ठीक है, इसके अलावे लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड भी कहीं कहीं होता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि ये भी है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड भी उभयधर्मी ऑक्साइड की तरह काम करता है, बेस बेस और एसिड दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, मेटल वगैरह अगर आपने पढ़ा होगा, मेटल नॉन मेटल्स, तो आपने ये देखा होगा कि एल्युमिनियम जो है हमेशा उभयधर्मी ऑक्साइड की तरह काम करेगा। उसके साथ जिंक ऑक्साइड भी है सॉरी, पीबीओ यानी कि लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये सब। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि, और कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ये सब है, तो ये कह सकते हैं कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन डी अगर आपने करा है तो बिल्कुल सही करा है। ठीक है, ऑप्शन डी। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से, ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान कर रही है? तो देखिए ये सब हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब तो सबके सब तो, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब तो बहुत खतरनाक है।
सॉरी, ठीक है, बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करता है, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले सवाल पर चलते हैं। कहा जा रहा है कोई अम्ल धातु, ठीक है, कोई अम्ल धातु है, अम्ल, कोई अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके, यानी कि मेटल कार्बोनेट से, या मान लीजिए कि सोडियम कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है। तो याद रखिएगा, चाहे आपका मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, उसके साथ अगर कोई अम्ल अभिक्रिया करता है, ठीक है, कोई भी अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो क्या देगा, वो देगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। तो यहां पर कौन सी गैस मुक्त होगी, तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, याद रखिएगा। और यहां पर H2 है, ठीक है, H2, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। एसिड जो है, एसिड और मेटल, याद रखिएगा, एसिड यानी कि अम्ल और धातु जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस वहां से मुक्त होती है। तो अगर मेटल के साथ एसिड करेगा तो हाइड्रोजन गैस, वो हम डिटेल में देखेंगे जब साइंस के सेक्शन को लेकर के आएंगे कि क्या क्या पूछा गया, कहां से आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री से ज्यादा सवाल यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने केमिस्ट्री से ज्यादा सवाल देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोगों को यह नहीं सोचना है कि इसको ज्यादा पढ़े उसको ज्यादा पढ़े। अभी तक बायोलॉजी से पूछा जाता था, देखिए केमिस्ट्री के अभी तक ज्यादा सवाल देखने को मिले हैं। HOOC और COOH, यानी कि यहां पर दो कार्बन है और उसके बाद दो हाइड्रोजन है, C2H2 और O4, C2 H2O4। तो ये जो है ना, ये ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। इसे ऑक्जेलिक एसिड कहा जाता है, जो टमाटर, पालक, इन सब में पाया जाता है। हमने बहुत बार आप लोगों को बताया भी था कि कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं एसिड के, वो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है, क्लास में बताया भी था, ठीक है। तो ये ऑक्जेलिक एसिड याद रख लीजिएगा, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4, तो ये जो आपका है ऑक्जेलिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपने ऑप्शन ए करा है, बिल्कुल सही है। अगर आपको 3 परख नलियां दी जाए और उनमें से एक आसूत जल यानी कि जिसे डिस्टिल्ड वाटर कहा जाता है, और अन्य में दो में, एक में 3 परख नली है, एक में डिस्टिल्ड वाटर, एक में एसिड है और एक में आपका बेस है। कहा जा रहा है कि उसमें दूसरे में क्षार या विलयन, इनमें से कौन सा लाल लिटमस नीला हो जाएगा। तो आपको बता दे कि लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है और नीले लिटमस को लाल कौन कर देता है, ये आपको पता होगा। तो देखिए, ये जो क्षार है, ये क्षार है, ये लाल लिटमस को नीला करता है। क्षार जो है लाल लिटमस को नीला करता है। याद रखिएगा, क्षार लाल नीला, क्षार लाल नीला, छालानी, छालानी, क्षार लाल को नीला करता है, अम्ल नीला को लाल करता है। क्षार लाल को नीला करता है, अम्ल नीला को लाल करता है। तो यहां से ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, एसिटिक एसिड, तो हमने बहुत बार बताया है एसिटिक एसिड जो है, ये एसिटिक एसिड किस किस में पाया जाता है, सॉरी। तो जो एसिटिक एसिड है वो आपके किसमें, ये सिरका में यानी कि विनेगर में पाया जाता है। ये हमने बहुत बार इसके बारे में बात भी किया है, आपको आप यूज टू हो गए होंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये सिरका हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। कहा जा रहा है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, HCl गैस जो ड्राई है, क्या इसमें वाटर का इंटेक नहीं है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है, शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता। देखिए, आपको बता दें कि जो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। तो एसिड अम्ल क्या करता है, अम्ल नीले को लाल कर देता है, लिटमस को बदल देता है, लिटमस के कलर को बदल देता है, ठीक है, नीले को लाल कर देता है। लेकिन अगर ड्राई लिटम HCl गैस है तो वो लिटमस पेपर का कलर नहीं बदल सकता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बता दे कि जब आयोनाइजेशन, अगर कलर चेंज होना होगा तो उसमें क्या होगा, आयोनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन टूटना चाहिए। तो जब तक पानी नहीं होगा, आयोनाइजेशन के लिए जलीय माध्यम, एक्वेटिक मीडियम का आवश्यकता होता है, तब जाकर के वहां पर क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है, आयन टूटता है H+ और H3O+ आयन में। तो अगर आज जलीय मीडियम नहीं हो, एक्वेटिक मीडियम नहीं हो, तो वहां पर लिटमस पत्र का रंग ही नहीं बदल पाएगा। तो ऑप्शन बी अगर आपने करा है कि कोई भी H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि आयोनाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। जलीय शुष्क है, ड्राई है, तो जलीय माध्यम नहीं है, और जलीय माध्यम नहीं है तो आयोनाइजेशन ही संभव नहीं है, और आयोनाइजेशन नहीं होगा तो लिटमस का कलर ही चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद अब अगले सवाल पर चलते हैं। कहा जा रहा है कि विषम का पता लगाइए। यहां पर विषम का पता लगाना है। इस सवाल का जो है जवाब हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, ठीक है, कि ये किस प्रकार से पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर, हीरे और ग्रेफाइट, इसको मैंने शायद क्लास में, जहां मैंने जब भी आप लोगों को पढ़ाया कभी, तो उसमें बताया था क्लास में कि हीरे और ग्रेफाइट में कौन सा कथन सत्य है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अप्रूप हैं, इलेक्ट्रोफ है कार्बन के, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है, देखिए क्रिस्टल संरचना तो उसके पास समान है, बिल्कुल सही है,
लेकिन उसके समान डिग्री की कठोरता है ऐसा नहीं। ग्रेफाइट बहुत कम कोमल होता है, हीरा बहुत कठोर होता है। विद्युत चालकता यानी कि ग्रेफाइट जो है कंडक्टर होता है, हीरा नहीं होता। तो ये सब गलत हो जाएगा, ये सत्य है। ठीक है, क्रिस्टल संरचना समान है। क्रिस्टल संरचना उसके पास समान क्रिस्टल संरचना है, एक जैसा अपरूप है। तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें या तो ऑप्शन ए हो जाएगा या ऑप्शन डी। एक बार हम इसको आपको ये कर देंगे। ठीक है, कमेंट में पिन कर देंगे। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? आपको बता दें कि जो पत्तियों में रंध्र होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, तो स्टोमेटा का रंध्र खुलना या बंद होना पानी की मात्रा पर निर्भर करता है। सेल का जो स्टोमेटा है, सेल तो हर जगह है, तो उसके जो स्टोमेटा या रंध्र जो है उसका खुलना या बंद होना, पानी कितना है, पानी ज्यादा है या कम है, उसके आधार पर खुद रंध्र खुलता है या बंद होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के किस रंग के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है? अब आपको बता दें कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है, हरा होता है। तो ये हरा को तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो जहां हरा देखेंगे वहां कट कर दे, और उसके बाद लाल और नीला को ये एक्सेप्ट करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हमने बताया हुआ है। ठीक है, कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ होता है, बिल्कुल सही। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लता होता है, बिल्कुल सही। पर्णवृंत यानी कि जो इसे क्या बोला जाता है, पेटियोल कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से पत्ते होते हैं। एक मिनट। और ये जो पत्ते जिस डंठल के साथ तने से जुड़ा होता है उसी को तो कहा जाता है ना पर्णवृंत यानी कि पेटियोल। तो ये पत्ती को तने से जोड़ता है, ये भी सही है। तो यहां से ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। सक्शन पुल के कारण, जो खींचने के कारण जो पानी का खिंचाव होता है, पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। अब जड़ से क्या होता है, जड़ वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या करता है, पानी खींचता है। जड़ों में जो बाल होता है, जो रूट हेयर्स होते हैं, उसके द्वारा पानी का क्या होता है, खींचता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ये ऊपर चढ़ जाता है। सक्शन पुल के द्वारा पानी पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन। कहा जा रहा है कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन के योग्य बनाता है? अब आपको बता दें कि सेल्फ रेप्लिकेशन आपको यहां पर हमने बताया था, डीएनए आरएनए ये सब आपको अपने आप जानते होंगे। तो आरएनए जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, डीएनए सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए ये होता है। तो दोनों दोनों की उपस्थिति के कारण जो है क्लोरोप्लास्ट, चूंकि क्लोरोप्लास्ट में डीएनए भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के आपको बता दें कि सेल के न्यूक्लियस में डीएनए होता है, उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट में डीएनए की उपस्थिति और आरएनए इन दोनों की उपस्थिति के कारण ये स्वप्रतिकृति यानी कि सेल्फ रेप्लिकेशन के उपयोग में बनती है। हाँ, कंकाल के वे हिस्से यानी कि स्केलेटन के वे हिस्से, हड्डियों के हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं, वो आपका कार्टिलेज होता है, उपास्थि। ठीक है, लाइकेन लाइकेन के बारे में तो आपको पता होगा कि सहजीवन यानी कि म्यूचुअलिज्म के साथ ये आपस में रहते हैं, एल्गी और फंगस। ठीक है, एल्गी। अब एल्गी जो है इसमें तो ग्रीन पिगमेंट होता है यानी कि क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल एल्गी और उस कवक यानी कि फंगस, इसमें ग्रीन पिगमेंट नहीं होता। तो ये फंगस जो है ये दोनों एक पार्टनर के रूप में, एल्गी और फंगस यानी कि शैवाल और कवक आपस में म्यूचुअलिज्म सहजीवन के साथ ये आपस में रहते हैं, तो उसे लाइकेन कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, शैवाल और कवक। ऑप्शन सी अगर आपने करा है तो बिल्कुल सही करा है। मादा एनाफेलीज और मादा क्यूलेक्स मच्छर का एक प्रकार है। अब मादा जो फीमेल एनाफेलीज और फीमेल क्यूलेक्स को अलग किया जा सकता है। आप इसे कैसे पहचानेंगे? इसका अलग अलग पहचानने का तरीका होता है, काटने के आधार पर इसके पैरों का कलर अलग होता है। ठीक है, तो इसके अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के आधार हैं, बहुत सारे उसके रीजन्स हैं, हम उसको यहाँ पर नहीं करवाएंगे। यहाँ पर देखिए बैठने के आधार पर कहा जा रहा है ये किस प्रकार से बैठती हैं या फिर जो सतह के साथ। तो याद रखिएगा मादा एनाफिलीज मच्छर सतह के साथ 45 डिग्री के साथ बैठती है, और जो मादा क्यूलेक्स होता है सतह के पैरेलल शरीर को जोड़ करके बैठती है। तो याद रखिएगा अधः स्तर यानी कि जो सबस्ट्रेट के साथ ये सतह के समानांतर जो है मादा क्यूलेक्स अलग कर सकते हैं इसको इस तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन बी अगर आपने करा होगा तो बिल्कुल सही करा है। ठीक है, अब देखिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी का सीधा संबंध लिम्फोसाइट से होता है। तो अगर आप देखेंगे और आपको आंसर टिक करना होगा। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन वैसे भी कुछ खास नहीं पूछे गए। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, और कैसे आपको आएगा ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में कौन सा कथन गलत है?
देखिए, अगर मांसपेशियां जोड़े के में काम करती है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपके मांसपेशी मसल्स स्ट्रांग होंगे, तो कहा जाता है ना कि मसल्स स्ट्रांग होगा तो आपकी हड्डियां भी बहुत अच्छे से काम करेगी। आपकी हड्डियों के जोड़ यानी कि जो बोन के जॉइंट्स होते हैं वो भी तगड़े तरीके से काम करेगा। कहा जाता है कि घुटने या फिर जो भी कंधे के मसल्स जो है कमजोर हो गए हैं, तो जोड़ भी है वो काम नहीं करता। तो बिल्कुल सही बात है कि ये मांसपेशियां जोड़े में काम करती है, ये सही है। मांसपेशियां सिकुड़ने पर छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये होता है। और मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। देखिए, मांसपेशियां हड्डी को धक्का नहीं दे सकती, भले खींच सकते लेकिन धक्का नहीं दे सकती, तो ये गलत है, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। ये देखिए यहां पर कहा गया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। कहा जा रहा है कि फोकल लेंथ जो है किसी उत्तल लेंस का यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। और एक उस पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब, एक सफेद घोड़ा है उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। और वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो देखिए ये जो फोकल लेंथ वगैरह वगैरह फलना ढेम का दे दिया है, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया गया है। इसका कोई संबंध नहीं है, कोई न्यूमेरिकल यहां पर नहीं पूछा गया है। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि अगर काले रंग की पट्टियां है, हमने आपको बताया था कि काला रंग जो होता है वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। प्रकाश को जब अवशोषित कर लेगा तो जो इमेज बनेगा थोड़ा सा क्या होगा, धुंधला बनेगा, थोड़ा सा कम ब्राइटनेस वाला बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इमेज बनेगा वो कम चमक वाला एक घोड़ा बनेगा। बिल्कुल सही है, कम चमक वाला घोड़ा। अगले सवाल पर चलते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता यानी कि जो साउंड इंटेंसिटी है, साउंड की इंटेंसिटी हमने पढ़ाया था या आप लोग जानते होंगे, साउंड वेव का जो इंटेंसिटी है वो किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, ठीक है। साउंड वेव का इंटेंसिटी इसके एम्पलीट्यूड यानी कि इसके आयाम पर डिपेंड करता है। तो अगर आपने ऑप्शन ए करा है बिल्कुल सही करा है, ठीक है। निम्न में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों में सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फोटो डायोड। अगला सवाल देखते हैं। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्टैटिक फ्रिक्शन को निम्न में किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? आपको बता दें कि देखिए आपने बहुत बार देखा होगा साइकिल वगैरह या फिर कार वगैरह में इस तरह से बॉल बेयरिंग दिया जाता है घर्षण को कम करने के लिए। और किस तरह के घर्षण को कम करने के लिए? तो रोलिंग फ्रिक्शन को, याद रखिएगा, रोलिंग फ्रिक्शन जिसे कि घूर्णी घर्षण भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। फुटबॉल के एक खेल में देखिए आपने बहुत बार देखा होगा कि जब कभी कैच लेना होता है तो कैच लेता है तो लोग हाथ पीछे खींचते हैं, क्यों? उससे क्या होता है कि आपका जो मोमेंटम में चेंज होता है, चेंज इन मोमेंटम, उसको आप कम कर सकते हैं जिससे आपको चोट कम लगती है, ठीक है। इंपल्स कम होता है, चोट कम लगता है। तो संवेग परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम जो है, संवेग परिवर्तन के दर को कम करने के लिए हाथ को पीछे खींचा जाता है। आपको इसके बारे में पता होगा भली भांति। तो 110 का अगर आपने ऑप्शन सी करा है कि संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व यानी कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसके द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण कौन सा है, ठीक है। तो धनात्मक रूप से आवेशित कौन कौन सा है? देखिए बीटा किरण, अल्फा किरण, कैथोड किरण। तो ये सब में अल्फा जो है ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। अल्फा किरण जो होता है ये पॉजिटिव होता है। तो आप इसका सही जवाब देंगे कि अल्फा जो है ये पॉजिटिव होता है, बीटा जो है नेगेटिवली है, नेगेटिवली चार्ज होता है बीटा, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका गामा भी एक आप लोग जानते होंगे वो आपका न्यूट्रल होता है। कैथोड रेज जो होती हैं वो आपका नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव कौन है? ये अल्फा रेज, ठीक है। तो अगर आपने ऑप्शन बी करा है बिल्कुल सही है। केंद्राभिमुख यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको बता दें कि जब सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही वो क्या होता है, वो वृत्तीय या फिर सर्कुलर पाथ पर ये मूव कर पाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, वस्तु को, ऑब्जेक्ट को वृत्ताकार पथ पर, सर्कुलर पाथ पर ये बनाते हुए चलता है। किसके? ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही इसका कारण है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अभिसारी बल और अपसारी बल, इस तरह से कुछ होता है। तो ये आप सर्कुलर मोशन में आप लोग पढ़ेंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न में से ऊर्जा परिवर्तन में कहा जा रहा है कौन सा ऊर्जा, किस ऊर्जा परिवर्तन में, एनर्जी कन्वर्जन में घर्षण बल शामिल होता है? तो देखिए यहां पर जब आप काइनेटिक एनर्जी, अगर यहां से क्या करें, हम यहां से घर्षण करें, ठीक है, तो घर्षण बल शामिल होता है इसमें। जब काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा हमने दिया है तो हीट एनर्जी क्या होता है, बनता है ना। तो हमने क्या करा, काइनेटिक एनर्जी दिया और काइनेटिक एनर्जी से हीट एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, जब उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करना होता है तो यहां पर घर्षण शामिल होता है यानी कि फ्रिक्शन। याद रखिएगा ऑप्शन सी है सही। अगला सवाल अब आ गया भैया, हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का सिद्धांत, कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे जब तक कि हमारे ऊपर कोई अलग से बल ना लग जाए।
एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, ठीक है, एक कोई बस है और सीधा रास्ता पे ये चला जा रहा है, ठीक है, कार बन गया है ना, चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो सीधा रास्ता पे बस चल रहा है या कार चल रहा है, अचानक से ये क्या होता है, अपने दाईं ओर ये मुड़ता है। और जब दाईं ओर मुड़ेगा तो कार में जो बैठे या बस में जो बैठे यात्री हैं वो तो चाहेगा कि हम तो सीधा जा रहे थे भाई साहब, हम सीधा ही जाएंगे, तो आप हमें दायां मोड़े हैं तो हम दायां नहीं मुड़कर हम उसके उल्टा मुड़ेंगे, यानी कि वो क्या होता है, दाईं ओर जब लेगा तो वो बाईं ओर मुड़ जाता है, दायां मोड़ेंगे तो वो बायां ओर झुकेगा। तो ये आपका लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व के सिद्धांत के आधार उल्टा दिशा में क्या होता है, लोग झुक जाता है। ये आपने भी अनुभव करा होगा, तो ऑप्शन बी है सही जवाब। एक संगीत कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर ऑर्केस्ट्रा बजाने वाला पहले से कोई एक सितार वादक है और वहां क्या करता है कि स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको सही करने की कोशिश कर रहा है। वो आखिर ऐसा क्यों करता है, तो याद रखिएगा वो स्ट्रिंग को सही करने की कोशिश इसीलिए करता है फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो भी अन्य वाद्य यंत्र है, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को उपयुक्त करने के लिए वह कोशिश करता है। तो ऑप्शन सी अगर आपने करा है बिल्कुल सही करा है, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं, कौन सा सही क्रम है। सबसे ऊपर क्या होता है, राष्ट्रपति, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद अध्यक्ष और अध्यक्ष के बाद सांसद। तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा, अगर आपने ऑप्शन बी करा है बिल्कुल सही करा है, ठीक है। अब देखिए ये मैथ्स वगैरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैथ्स वगैरह तो बहुत इजी पूछा जाता है, कोई इसमें शक नहीं है। अगर आपने 117 रिस्मा अपनी संपत्ति का 1/4 1/4 तो इन्होंने क्या करा, किसी को दे दिया, बचा कितना, 4 में से 1 दे दिया तो 4 में से 3 बचा। अब इस 3 में इन्होंने 3 पुत्रों को बराबर बराबर बांट दिया, तो सबको कितना मिलेगा, 1/4 ही तो मिलेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए अगर आपने करा है बिल्कुल सही करा है, ठीक है। अब कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि झूठा है। तो देखिए प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक वर्ग यानी कि प्रत्येक स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है, ऑप्शन ए सही है। प्रत्येक समचतुर्भुज जो है ये समांतर चतुर्भुज होता है, ये भी सही है। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, ये भी सही है। तो यहां हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। अगर आपने ऑप्शन डी करा है बिल्कुल सही करा है। देखिए ये रीजनिंग का सवाल है और रीजनिंग में कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है आर मेरी बहन की एक ही पुत्री है, बहुत इसमें कोई ये आखर मंत्र नहीं है। आप अगर इसमें बी के हैं बहनोई देवरसाला की पत्नी, तो ये सही जो हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। आप आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो 5 10 24 तो कभी नहीं होगा, ठीक है। 5 10 24 तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 120 जो है 5 10 24, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ अगर आपने ये करा है तो बिल्कुल सही। देखिए ये जो 121 का है, ये एक रीजनिंग का पजल वाला जो सवाल होता है, ठीक है, मिसिंग नंबर। तो अगर आपने इसका बनाया होगा तो आपको आया होगा कि 77, लगभग 77 के 77 जो है इसका सही आंसर है, ठीक है, 77 77। अब इसका ये सही, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा दी गई श्रृंखला, ये नंबर सीरीज है 15 से 20, 20 से 32, 32 62 118। अगर आपने इसको अच्छे से एनालिसिस करा होगा तो ये देखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 428, ठीक है, 428। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कहा जा रहा है कि किसी कूट में फास्टर को इस तरह से दिया गया है, मॉन्क को इतना दिया गया है, गाइड को इस भाषा में कैसे लिखेंगे। तो इसमें आपको थोड़ा सा कोडिंग वगैरह का नॉलेज होना चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग जो रीजनिंग में है। तो अगर आपने ऑप्शन ए करा है, ठीक है, अगर आपने ऑप्शन ए करा है तो बिल्कुल सही करा है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ सीधा सीधा जो है क्या हो जाता है, सीधा सीधा फॉर्मूला पर लगेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 10 और 3, याद रखिएगा 10 और 3। 125 नंबर, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य वगैरह ये क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट लॉस वगैरह आपने किया होगा तो अच्छे से आप कर पाए होंगे, ठीक है। तो अगर आपने 396 करा है तो बिल्कुल सही करा है, 125 का 396, या फिर ये दुकानदार वाला अगर आपका कोई सेट होगा तो 396 याद रखिएगा। अब यहाँ पर पॉलिटी के सवाल है, मैथ्स रीजनिंग के बहुत इजी सवाल पूछे गए तो आप उसको मिला लीजिएगा। राज्य का मंत्रिपरिषद, देखिए राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जिस प्रकार से जो कैबिनेट का या केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, सेम उसी प्रकार से राज्य का मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। अब देखिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था करी गई थी, आपको पता होगा। और विकेंद्रीकरण, जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बहुत महत्वपूर्ण वो संशोधन था, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो विकेंद्रीकरण, जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था, ठीक है, तो उसके द्वारा क्या किया गया था, निर्णय लेने की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया था, पूर्ण व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया गया था, न्यायिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया था। तो यहां पर याद रखिएगा कि निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का
और ये प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था, न्यायिक शक्तियों का नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन 3 नहीं होकर के 1 2 4 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बी है, इसको आप सही करेंगे। ठीक है, राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व में शामिल है कौन होते हैं? राज्यसभा में जो प्रतिनिधि जाते हैं, राज्यसभा के बारे में आपको अनुसूची 4 में आपको जानते होंगे, शेड्यूल 4 में, ठीक है, आपको मैंने बताया भी था। तो यहां पर देखिए जो नागरिक द्वारा सीधे चुने गए सदस्य प्रतिनिधित्व में, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से यहां पर क्या है? ये वाला होगा। नागरिक द्वारा सीधे चुने गए, राज्यसभा में नागरिक द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं। ठीक है, हम लोग जिसको चुनते हैं वो चुन करके राज्यसभा में भेजते हैं, तो ये तो उसके बारे में, प्रतिनिधित्व के बारे में नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा भी मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही है। तो यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय अधिकार क्षेत्र, ये भी हमने आपको बताया था। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा होगा, ठीक है, 124 से 147 तक, ठीक है, मूल अधिकार क्षेत्र भी इसमें आता है। कोलेजियम प्रणाली, जिसमें कि हाई कोर्ट के जजेज वगैरह की नियुक्ति के लिए कोलेजियम बैठा जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, तो यहां से ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन डी अगर आपने करा है, बिल्कुल सही करा है। अभी हमने 73वें संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करा था। पंचायती राज संस्था में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितना आवश्यक होना चाहिए आयु? तो 21 वर्ष, मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए जो कंज्यूमर फोरम है, उसके निवारण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? कहा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकता है, यह बिल्कुल सही है। जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी, यह भी सही है। ठीक है, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, तो ये हो जाएगा, ये सही नहीं है। अगर आपने ऑप्शन सी करा है, बिल्कुल सही है। देखिए, कहा जा रहा है एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? देखिए, पंचायती राज समिति हमने आपको करवाया था। अगर आपने पंचायती राज समिति अच्छे से पढ़ा है तो हमने आपको बताया था। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो पंचायती राज समिति ब्लॉक स्तरीय निकाय, ऑप्शन सी अगर आपने करा है तो बिल्कुल सही करा है। निम्न में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो समुदाय कम्युनिटी डेवलपमेंट के पहले कार्यक्रम के रूप में जो स्थापित किया गया था, वो राष्ट्रीय विस्तार सेवा, नेशनल एक्सपेंशन सर्विस को यहां पर क्या किया गया था? कार्यक्रम के रूप में प्रस्तापित किया गया था, ऑप्शन ए। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अब देखिए, हमने कहा था फंडामेंटल राइट्स, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है, पहला 14 से 18 तक कहा जाता है समता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वेलिटी, और उसमें से जो कानून के समक्ष, विधि के समक्ष, लॉ बिफोर इक्विटी की बात जब करी गई थी, तो वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपको बता दें कि वो ब्रिटेन से लिया गया था। हमने बहुत बड़े बड़े शब्दों में आपको लिखाया हुआ है। ठीक है, ब्रिटेन। अब देखिए, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? अरे भाई, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ये हमने शॉर्ट नोट्स में भी आपको दिया और आपको पता भी होगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ है। ठीक है, यह 2015-16 में कितना प्रतिशत से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? ठीक है, 15-16 से बढ़कर 2020-22 में कितना हो गया है? ठीक है, तो याद रखिएगा, 2015-16 में 1062 से बढ़कर 2020-22 में 1090 हो गया है। तो अगर आपने ऑप्शन ए करा है, बिल्कुल सही करा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसकी वृद्धि दर कितनी रही है? तो 2.5%। ठीक है, 2.5%। इकोनॉमिकल सर्वे अगर आपने देखा होगा तो बहुत ईजी है, डायरेक्ट ऊपर में आपने ये देखा होगा कि जो जीएसडीपी है उसकी वृद्धि दर 2.5 2.5% रही थी। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? बिहार की अर्थव्यवस्था भारत में सबसे कम विकास दर में से एक जो 2.5% है, ये गलत है, ये सही नहीं है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, ये भी गलत है। ठीक है,
प्राथमिक वस्तु, प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर के क्षेत्र, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये हमने आपको बताया था। तो ऐसा नहीं है। अब देखिए कहा जा रहा है कौन सा सही है। अच्छा, ये सही नहीं है। अगला देखिए, अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, ये सही है, ठीक है। ये सही है, अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज करी गई? तो याद रखिएगा, बिहार में 4% ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि रूरल एरिया में और 6.5% अर्बन एरिया में जो महिला कार्यबल भागीदारी प्रतिशत दर्ज की गई है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन ए अगर आपने करा है बिल्कुल सही करा है। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? जो अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? आपको बताना है, दरभंगा, पूर्णिया, किशनगंज या फिर ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा पूर्णिया में ये है। तो ऑप्शन बी अगर आपने करा है तो बिल्कुल सही है। अगले सवाल पर चलते हैं। एसईजेड अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या-क्या है? एसईजेड अधिनियम 2005 के क्या-क्या उद्देश्य हैं? तो देखिए, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, बिल्कुल सही। एक्स्ट्रा जो भी आर्थिक जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है उसका प्रोडक्शन उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। लोगों में इसका एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, ठीक है। वस्तु यानी कि सामान जो गुड्स है और सर्विसेज के निर्यात को बढ़ावा देना, ठीक है। हम यहाँ से बनाए भेजें, इस ये भी इसका लक्ष्य है। दूसरा, रोजगार निर्माण यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट फॉर्मेशन है, जो एम्प्लॉयमिफिकेशन है, उसके बारे में बात करी गई। तो तीनों है, इसका उद्देश्य तीनों है, 1, 2, 3। अगर आपने ऑप्शन ए करा है बिल्कुल सही है। कृषि विपणन यानी कि जो मार्केटिंग है, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत के द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? देखिए, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत द्वारा अपनाया गया जो नीतिगत उपाय है, ठीक है। जो नीतिगत उपाय है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसके बारे में भी उसमें है। बफर स्टॉक का रखरखाव भी है। सार्वजनिक वित्त प्रणाली जो पीडीएस है, इसमें भी शामिल किया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर आपने डी करा है बिल्कुल सही है। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो ये आपका एसवीएस राघवन समिति। एसवीएस राघवन समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम यानी कि जो कॉम्पिटिटिवनेस एक्ट 2002 अधिनियमित करने का सुझाव दिया था राघवन समिति के द्वारा। अब देखिए, ये आप लोगों का पसंदीदा क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्रांति से पूछा जाता है। गोल क्रांति, लाल क्रांति, नीली क्रांति, ठीक है। तो ये जो धूसर क्रांति है, जो ग्रे रिवॉल्यूशन है, ये उर्वरक फर्टिलाइजर से है, ठीक है। जो गुलाबी क्रांति है, जो पिंक रिवॉल्यूशन है, वो किससे संबंधित है? प्याज से है भाई। अब जो रजत क्रांति, जो सिल्वर रिवॉल्यूशन है, जो रजत क्रांति है, वो आपके अंडे के उत्पादन से है। लाल क्रांति टमाटर और मांस के। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। अगर आपने ये करा है तो बिल्कुल सही है। अगले सवाल पर, निम्न में कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पर? देखिए, जब पंचवर्षीय योजना बनाया गया था तो सबसे पहले अपने इकोनॉमिक कैसे हम लोग स्टेबल हों, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, एम्प्लॉयफिकेशन को बढ़ावा देना, इन पर जोर था। और उसके बाद जब तीसरा पंचवर्षीय योजना में हमारा देश में युद्ध छिड़ गया, उसके बाद बहुत स्थिति खराब हो गया, ठीक है, अकाल हुआ। इन सब के बाद जो है फिर से क्या बोलते हैं, रिलायंस पर चर्चा किया गया, लेकिन मानव विकास पर ये प्रथम, तृतीय, पंचम कोई केंद्रित नहीं था। याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि भारत के निम्न में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा, अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम, हायर, ठीक है, हाईएस्ट फॉरेन एफडीआई इक्विटी के रूप में कर्नाटक ने प्राप्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपने कर्नाटक किया है बिल्कुल सही है। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली जो है वो उसकी घोषणा करी थी? ठीक है। तो ये करा गया था, याद रखिएगा, यूनियन बजट 1993। आपको पता होगा 1993 1994 में ये ऐसा करा गया है, ठीक है। अब देखिए, पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान था, इकोनॉमिकल प्लानिंग था, ठीक है, जो कि योजना आयोग के द्वारा किया गया था। अभी तो वो नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया है। तो पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया है। 12वें पंचवर्षीय योजना के बाद 2017 के बाद उसे खत्म कर दिया गया। लेकिन ये जो पंचवर्षीय योजना के जो उद्देश्य थे, इसका क्या उद्देश्य था? विकास भी था, यानी कि डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, ठीक है, साहित्य, इन सब का यहाँ पर क्या था? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक। अगले सवाल पर चलते हैं।
गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा सर्वेक्षण करता है? गरीबी रेखा। अब हमने पॉवर्टी जब पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या आप लोगों को लगता है कि हमने जो शॉर्ट नोट्स जो भी दिया था आपको काम नहीं आया? बिल्कुल। तो ये एनएसएसओ, मैंने डायरेक्ट कहा था कि एनएसएसओ इसका सर्वेक्षण करता है, सर्वे करता है। तो अगर आप लोगों को डायरेक्ट यहां से पूछा गया, आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है। भारत का व्यापार संतुलन माल और दिसंबर 2022 अनंतिम के लिए कौन सा है? ठीक है। तो देखिए, ये भारत का व्यापार संतुलन जो है दिसंबर 2022 के लिए कितना? तो आपको बता दें कि इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन ई। तो ये टोटल 150 प्रश्न आप लोग जरूर आंसर मिलाएंगे। ठीक है, कि कितना हमने सही कराया, और अपने अपने मार्क्स भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, हमने जहां तक हो सका वो पूरे सटीक आंसर देने की कोशिश करी है। ठीक है, और ये सटीक है, आप लोग जरूर इसे देखिएगा, ज्यादा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और इसके बाद जो है अलग अलग सेक्शन वाइज आप लोगों को ये बताया जाएगा, ये एनालिसिस करके दिया जाएगा कि किस प्रकार से आने वाले जो भी बीपीएससी के एग्जाम होंगे 69th वगैरह में, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस सब्जेक्ट को लेकर हिस्ट्री को कैसे कवर कर लिया जाए। अच्छा, हिस्ट्री में पीटी के साथ मेंस को कैसे तैयार किया जाए। उसके बाद साइंस जब पढ़ेंगे तो साइंस को पीटी के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे तैयार किया जाए। ठीक है, तो आपको पीटी मेंस अलग से नहीं करना होगा, क्योंकि ऐसे भी देखना है। तो अगर आप अभी से पढ़ते हैं एक अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ, तो हमारे साथ जरूर जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद साइंस में पूछा गया बिहार जीके को भी पीटी मेंस के रिगार्डिंग में लेकर के ही पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर्स भी अभी से आप लोगों को क्या करना है, प्रतियोगिता दर्पण कोई एक मैगजीन जरूर लेना है, और डिटेल में हर महीने के मैगजीन को कोई एक दो मैगजीन जरूर आप तैयार कीजिए, ताकि करंट अफेयर्स के एक भी सवाल आपके पीटी और मेंस के लिहाज से, या फिर जो ऐसे आएगा, तो यही सब कुरुक्षेत्र योजना, उन सब पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करके अपना फीडबैक दीजिएगा।